Hi friends, you are very most welcome on यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ, तो आप मेरी सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो देखो मैं इन्वायरमेंट डेस्क्रिप्टिव टाइप से कंप्लीट करवा चुका हूँ, जिसके मैंने 24 वीडियो बना दिए हैं जो इसके आई कार्ड पर मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा मैंने इन्वायरमेंट के टोटल 15 प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, जिनमें टोटल समथिंग 300 के आसपास क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन के साथ, बिल्कुल फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए, अब हम पढ़ाएंगे ओल्ड पेपर। क्या ओल्ड पेपर सॉल्व करवाएंगे आपके। तो हम आज बात करेंगे दिसंबर 2004 का जो पेपर हुआ था नेट का, उसमें जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आए थे उनके ऊपर हम आज डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। तो ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और इसके अलावा आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको भी आप एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला था कि दिसंबर 2004 का पेपर है, ये दिख रहा है बिल्कुल आपको, कि भूमंडलीय तापन शीतकाल में और अधिक हो जाता है विषुवत रेखा पर, दूसरा है ध्रुवों पर, तीसरा है कर्क रेखा पर, और चौथा है मकर रेखा पर। कि भूमंडलीय तापन शीतकाल में और अधिक हो जाता है विषुवत रेखा पर या ध्रुवों पर या कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर। आपको इसका सही आंसर बताना है। तो देखो, इसका सही आंसर है मकर रेखा पर, ऑप्शन डी, कि जो भूमंडलीय तापन है वो शीतकाल में मकर रेखा पर और अधिक हो जाता है। अब क्यों हो जाता है, इसका भी कारण है, मैं बताता हूँ आपको। देखो होता क्या है कि भूमंडलीय ऊष्मन शीतकाल में मकर रेखा पर अधिक होता है, क्योंकि सूर्य शीतकाल में समथिंग 22 दिसंबर को मकर रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है। कि शीतकाल में जो सूर्य है वो मकर रेखा के ऊपर बिल्कुल लंबवत चमकता है, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सूर्य की किरणें हैं वो अधिक मात्रा में मकर रेखा पर आ पाती हैं, और जब मकर रेखा पर अधिक सूर्य की किरणें आती हैं तो क्या होता है, पृथ्वी के धरातलीय भाग पर अधिक सूर्य की किरणें पहुंचती हैं, लेकिन पृथ्वी के पार्थिव विकिरणें, जो पृथ्वी की पार्थिव विकिरण है वो ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से ऊपर नहीं जा पाती। इसलिए क्या होता है कि जो मकर रेखा पर शीतकाल में अधिक ग्लोबल वार्मिंग होती है, भूमंडलीय उष्णन होता है। इसके जस्ट अपोजिट भूमंडलीय उष्णन ग्रीष्म काल में कर्क रेखा पर अधिक होता है, क्योंकि सूर्य ग्रीष्म काल में 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, मानव पर्यावरण अंतः प्रक्रिया के अध्ययन में मिश्र सैंपल कथन की मानव पूर्णतः अपने पर्यावरण का उत्पाद है। एक मत है, दूसरा पूर्वाग्रह, तीसरा तथ्य है, और चौथा बहुस्वीकृति समृद्धि है। तो बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या है, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहुस्वीकृत समवर्ती। क्या है, बहुस्वीकृत समवर्ती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल हम कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को, कि देखो भारत में वन भूमि का सर्वाधिक ह्रास हुआ है। पहला नदी घाटी योजनाओं के द्वारा, दूसरा उद्योगों के द्वारा, तीसरा परिवहन के साधनों द्वारा, और चौथा कृषि द्वारा। कि भारत में वन भूमि का सर्वाधिक ह्रास हुआ है, भारत में वन भूमि का सर्वाधिक ह्रास हुआ है, किसके कारण, तो वो हुआ है परिवहन के साधनों द्वारा। किसके द्वारा, परिवहन के साधनों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं। मानव पर्यावरण संबंध की व्याख्या में व्यवहारिक संभववाद का निहितार्थ है कि, किसका, व्यवहारिक संभववाद का निहितार्थ है कि। ऑप्शन ए है, पृथ्वी के संसाधनों के दोहन में मानव के लिए कोई सीमा नहीं है। दूसरा है, पृथ्वी के संसाधनों के अन्वेषण में मानव के लिए सीमित संभावनाएं हैं।
तीसरा है मानव को परिस्थिति का निरीक्षण एवं उनका मूल्यांकन कर संसाधन उपयोग करना चाहिए। तीसरा क्या है कि मानव को परिस्थिति का निरीक्षण एवं उनका मूल्यांकन कर संसाधन उपयोग करना चाहिए। और ऑप्शन डी है कि मानव को संसाधन पूर्ण पृथ्वी की अंतःशक्ति को उपयोग में लाने की योजना बनाते समय केवल आधारभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। चौथा क्या है कि मानव को संसाधन पूर्ण पृथ्वी की अंतःशक्ति को उपयोग में लाने की योजना बनाते समय केवल आधारभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सही आंसर क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सुमेलित करो। फर्स्ट है कार्य और दूसरा है ध्वनि का स्तर। श्रवण, फुसफुसाहट, सैन्य में बाधा और सामान्य बात। 30 डेसिबल, 1 डेसिबल, 60 डेसिबल और 30 से 50 डेसिबल। ये मैंने डेस्क्रिप्टिव टाइप से बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया है, तो एक बार आप बिना ऑप्शन देखे हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें, वरना फिर मैं तो कराऊंगा ही। एक रफ पेज लो और इसको अब भी सोल्व करो। और हाँ, यदि आप रजिस्टर लेके बैठे हो नोट करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, तो प्लीज़ इनको साइड में रख दो। हमें बढ़िया नहीं बनना है, हमें बनिए की बही पोथी नहीं बनानी है कि चलो उधार में सामान दे दिया लिख दिया, फिर उधार में सामान दे दिया लिख लिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें बिल्कुल कैशलेस करना है। उधार से क्षमा रखो, उधार से क्षमा रखो मतलब बाद में पढ़ने से क्षमा रखो, अभी पढ़ने की कोशिश करो। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको हम मिलाते हैं। देखो जो श्रवण होता है जिसमें हम सुनते हैं उसके लिए चाहिए 30 डेसिबल, फुसफुसाहट 1 डेसिबल, शयन में बाधा 60 डेसिबल और सामान्य बात 30 से 50 डेसिबल। ठीक है, मक्खी बैठी हुई है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, पर्यावरण उसका भी हक है। देखो यहाँ पर मैंने बता रखा है, इसको एक बार पढ़ लेना। श्रवण क्रिया एवं उसकी ध्वनि सीमा। क्या है? श्रवण क्रिया एवं उसकी ध्वनि सीमा यहाँ पर डेसिबल में दिया हुआ है। सामान्य श्रवण की सीमा 20 डेसिबल, सामान्य वार्तालाप 50 से 60 डेसिबल, सुनने की क्षमता में गिरावट 75 डेसिबल, चिड़चिड़ाहट 80 डेसिबल, मांसपेशियों में उत्तेजना 90 डेसिबल और दर्द की सीमा 120 डेसिबल। ठीक है, इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं क्षेत्र एवं ध्वनि की स्वीकृत सीमा। किसकी? क्षेत्र एवं ध्वनि की स्वीकृत सीमा। तो देखो यदि आप औद्योगिक क्षेत्रों में रहते हो तो वहां पर आप 70 से 75 डेसिबल की ध्वनि का यूज कर सकते हो, और यदि आप वाणिज्यिक क्षेत्रों में रह रहे हो तो वहां पर आप 55 से 65 डेसिबल की ध्वनि का यूज कर सकते हो। आप आवासीय क्षेत्र में रह रहे हो तो वहां पर आप 45 से 55 डेसिबल की ध्वनि का यूज कर सकते हो, और यदि आप बिल्कुल शांत क्षेत्र में रह रहे हो, शांत एरिया में रह रहे हो, तो वहां पर आप मात्र 40 से 50 डेसिबल की ध्वनि का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं जून 2005 के पेपर के ऊपर। दिख रहा है आपको मोटी मोटी आंखों से और पतले पतले शब्दों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है जून 2005 का कि मलबों से भरी गई जमीन में पाई जाने वाली गैसों में निम्नलिखित घटक होते हैं। मलबा से भरी गई जमीन में पाई जाने वाली गैसों में निम्नलिखित घटक होते हैं। पहला है SO2, दूसरा है NOx, तीसरा है SPM। ऑप्शन बी में है NH3CO2CO, ऑप्शन सी में है NH3CO2CO, H2S, CH4, H2N2 और डी में है CO2O3। बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो देखो भाई लोगों, यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं हम। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। महिलाओं पर निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये पूछ लिया। इनका पता नहीं रहता, कई बार कहीं से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसके बाद जब खुद आंसर की बनाते हैं ना तब पता चलता है यार मैं ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया। पर इनके बाप का जाता क्या है, ऐसे कैसे छाप देते हैं। अब ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, सिलेबस से भी बाहर है, लेकिन बना दिया क्वेश्चन।
तो भाई लोगों वो है ऑप्शन बी, केरल में। कहाँ पर है? केरल में। डिस्क्रिप्शन पढ़ा देता हूँ। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्यों के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो पूरे चांस है क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि आजकल तो पेपर और भी डिफिकल्ट हो गया है। पेपर का जो लेवल था, स्टैंडर्ड था, सब कुछ बदल चुका है। तो अब तो और भी कुछ भी पूछ सकता है वो, अब ज़्यादा पागल हो गए हैं वो लोग। ठीक है, तो सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य केरल में 93.91%, लक्षद्वीप में 92.98%, मिजोरम में 91.58%। पोजीशन है केरल की फर्स्ट, लक्षद्वीप की सेकंड और मिजोरम की थर्ड। उसके बाद बात की जाए सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले राज्य, उसमें केरल की 96.02%, लक्षद्वीप की 96.11% और मिजोरम की 93.72%। इसमें लक्षद्वीप फर्स्ट पोजीशन पर है, केरल सेकंड पोजीशन पर है और मिजोरम थर्ड पोजीशन पर है। इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात की जाए सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले राज्य, तो देखो केरल में 91.98% है, मिजोरम में 89.40% है और लक्षद्वीप में 88.25% है। केरल फर्स्ट पोजीशन पर है, मिजोरम सेकंड पोजीशन पर और लक्षद्वीप थर्ड पोजीशन पर है। उसके बाद हम बात करें न्यूनतम साक्षरता वाले राज्यों की, तो न्यूनतम साक्षरता बिहार में है 63.82%, फिर है तेलंगाना में 66.5%, फिर है अरुणाचल प्रदेश में 66.95%। तो ये है न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य। उसके बाद बात की जाए न्यूनतम महिला साक्षरता वाले राज्य, तो बिहार है 53.33%। बिहार में 53.33% की जो बिहार है वहाँ पर सबसे कम महिला साक्षरता है, वो है 53.33%। और बिहार में ही सबसे कम पुरुष साक्षरता है। बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता है 53.33%, बिहार में सबसे कम पुरुष साक्षरता है 73.39%। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धाराएं एल नीनो से निकटता संबंधित हैं? बताओ। कि निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धाराएं एल नीनो से निकटता संबंधित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी सोमाली, ऑप्शन सी क्यूरोसियो और ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो देखो जो एल नीनो है वो सर्वाधिक निकटता है प्रशांत महासागर से। किससे? प्रशांत महासागर से। देखो एल नीनो क्या है? एल नीनो एक गर्म महासागरीय धारा है। क्या है? गर्म महासागरीय धारा है। ये भारतीय मानसून को कमजोर करती है। क्या करती है? भारतीय मानसून को कमजोर करती है। दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधारा है। एल नीनो एक दक्षिण प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है जो भारतीय मानसून को कमजोर बनाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है, ठीक है। पृथ्वी की स्थायी पवनों का संचरण आधारित है। पृथ्वी की स्थायी पवनों का संचरण आधारित है। पहला, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। दूसरा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का परिक्रमण। तीसरा, सौरमंडल में बदलाव। चौथा, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी में मौसमजन्य बदलाव। ये आपके पास टोटल 4 ऑप्शन है। बताओ। देखो ये क्वेश्चन भी इसने ज्योग्राफी का ही पूछ लिया कि पृथ्वी की स्थायी पवनों का संचरण आधारित है। तो भाई इसका सही आंसर है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, ऑप्शन ए। ठीक है, अब हम आगे पढ़ लेते हैं। देखो स्थायी जो पवनें होती हैं इनको प्रचलित पवन भी कहते हैं। स्थायी पवनों को प्रचलित पवन भी कहा जाता है। स्थायी पवनें पृथ्वी की घूर्णन गति के प्रभाव से विकसित हो जाती हैं। देखो स्थायी पवनों को प्रचलित पवनें भी कहते हैं। स्थायी पवनें पृथ्वी की घूर्णन गति के प्रभाव से विकसित होती हैं। स्थायी पवनें या प्रचलित पवनें जैसे डोलड्रम या विषुवत रेखीय पछवा पवनें, व्यापारिक पवनें, पछवा पवनें और ध्रुवीय पवनें, ये जो चारों के चारों हैं ये क्या है? स्थायी पवनों के उदाहरण हैं। ये प्रचलित पवनों के उदाहरण हैं। ये सदा एक ही डायरेक्शन में बहती हैं। जैसे जो विषुवत के पवनें हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं।
व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, पछुआ पवनें पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, ध्रुवीय पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। और एक होती है प्रतिविषुवतीय, देखिए एक विषुवतीय धारा भी होती है, ये तो है पछुआ। पछुआ का मतलब है, सॉरी मैंने स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा गलत बता दिया था, डोलड्रम या विषुवत रेखीय पछुआ पवनें, ध्यान रखना, जो डोलड्रम या विषुवत रेखीय पछुआ पवनें होती हैं ये पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती हैं। जो विषुवत रेखीय पछुआ पवनें हैं जिनको हम प्रतिविषुवत रेखीय पवनें भी बोलते हैं, ये पवनें पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती हैं। उसके बाद आता है विषुवत पवनें। विषुवत पवनें पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हैं जिनको हम डोलड्रम पवनें भी बोलते हैं। डोलड्रम पवनें या विषुवत पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। और प्रतिविषुवत रेखीय पवनें या विषुवत रेखीय पछुआ पवनें ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। फिर व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, पछुआ पवनें पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, और ध्रुवीय पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो ध्यान रखना, याद करने का तरीका है, जहां पर जैसे पछुआ पैसे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, प्रति पैसे स्टार्ट हो रहा है, तो विषुवत रेखीय प्रति या विषुवत रेखीय पछुआ पवनें दोनों पै से स्टार्ट हो रहे हैं। तो पै का मतलब है पश्चिम से पूर्व की ओर। पै का मतलब क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। कौन सी प्रक्रिया द्वारा पानी पौधों की जड़ों से उसके अन्य भागों तक पहुंचता है? ऑप्शन ए है विसरण, दूसरा है द्रव्य संक्रमण दबाव, तीसरा है भूतल तन्यता और चौथा है गुरुत्वाकर्षण। बताओ कि जो कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पानी पौधों की जड़ों से उसके अन्य भागों तक पहुंचता है? तो उसको बोलते हैं द्रव संक्रमण दबाव। क्या बोलते हैं? द्रव संक्रमण दबाव। आगे देख लो, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये 11वां क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, कि एक किसान ने आम के पौधे लगाए जिनमें लंगड़ा फल निकले। इसके लिए उसने 4 अलग अलग प्रकार की तना जड़ें ग्राफिक टंग के लिए ली थी। किसके लिए? ग्राफिक टंग के लिए ली थी। देसी, लंगड़ा, दशहरी और अल्फांसो। निम्न में से कौन से पेड़ में लंगड़ा अहम लगेगा? ठीक है, और आपको उसने 4 ऑप्शन दिया। देसी तने में लंगड़ा की कलम, लंगड़ा तने में देसी की कलम, लंगड़ा तने में अल्फांसो की कलम और लंगड़ा तने में दशहरी की कलम। तो ध्यान रखो, जब आप देसी तने में लंगड़ा की कलम लगाओगे तो लंगड़ा ही आम आएगा ना। कलम में क्या करते हैं, जो कलम करने का काम करते हैं वो क्या करते हैं, पेड़ के तने में जहाँ से वो कूंपल फटती है ना, कूंपल निकलती है, नई कोंप निकलती है, वहाँ पर थोड़ा सा काटते हैं और दूसरे किसी पेड़ की कोंपल को वहाँ सेट कर देते हैं और वो बड़ा हो जाता है। उससे जो वो कोंपल है उसमें क्या आता है, वही फल आते हैं जिसका वो पेड़ है। तो देसी तने में लंगड़ा की कलम लगाएंगे तो उस कलम में किसका फल आएगा? लंगड़ा का ही फल आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 12वें क्वेश्चन पर। आपस में सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट है, लिस्ट सेकंड है। आपको मैं कोई ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बिना ऑप्शन देखे आपको सही बताना है। कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और जो कोशिश नहीं करेगा उसकी कभी जीत नहीं होती। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका सही आंसर बताने की कोशिश करें। मैं तो बताऊंगा ही, तुक्का मारो। ये दुनिया का एक ऐसा मात्र एग्जाम है जहां पर आप तुक्का मार के भी जेआरएफ निकाल सकते हो, वरना किसी एग्जाम में तो यदि एक गलत भी हो गया है ना, 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो चौथे क्वेश्चन को लेके बैठ जाते हैं, या फिर 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो फिर एक क्वेश्चन को लेके बैठ जाते हैं। लेकिन आप एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर आपके तुक्के भी लग रहे हैं। ठीक है, अब हम मिलाते हैं। देखो, जो भाखड़ा बांध है वो सतलज नदी पर है, दामोदर नदी पर पंचेत बांध है, बराकर नदी पर तिलैया बांध है, भागीरथी नदी पर टिहरी है और महानदी पर हीराकुंड है। ठीक है, ये भी एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। पता नहीं क्या जचीम के 2005 में सारा ज्योग्राफी पूछ लिया इन्होंने। इन्वायरमेंट के तो 1-2 क्वेश्चन पूछे, कोई पेपर सेट करने वाला ज्योग्राफी का था और सन की था वो, या तो दारू पी रखा था या सन की था, या फिर वो अपनी वाइफ से झगड़ के आया था। ये 3 कारण है, इसके अलावा कोई भी कारण नहीं है। देखो क्या होता है, जब हम ग्रेजुएशन करते हैं, चाहे पीजी करो चाहे यूजी करो, उसमें क्या होता है, मार्किंग घर पर दी जाती है, कॉपी चेक करने के लिए घर पर आ जाती है वो। तो उसमें क्या होता है,
वाइफ से झगड़ा हो गया, फिर मार्किंग चलती है। देख 20 नंबर के में 5 नंबर, 20 नंबर के में 5 नंबर, 20 नंबर के में 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, और कभी कभी वाइफ ज़्यादा प्यार कर देती ना, फिर मार्क्स आते हैं 20 में से 18 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 15 नंबर। 15 तो कभी आएंगे जब ज़्यादा प्यार कर देती है, और जब झगड़ा करती है ना, महाकाली का रूप धारण कर लेती है, तब आते हैं मार्क्स 2, 3, 4, 5। उसका तो कुछ नहीं गया, बेचारी उसकी ऐसी हो गई। किसकी? स्टूडेंट की। ठीक है। 13वां क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं दिसंबर 2005 का पेपर। बिटुमिन प्राप्त किया जाता है, पहला जंगलों तथा पौधों से, दूसरा मिट्टी के तेल से, तीसरा अशोधित तेल से, और चौथा भूमिगत खानों से। बिटुमिन किससे प्राप्त किया जाता है? बिटुमिन भूमिगत खानों से प्राप्त किया जाता है। पढ़ा दूं ऊपर थोड़ा सा। देखो कोयला, कोयला क्या होता है? खनन क्रिया से प्राप्त किया जाता है या भूमिगत खानों से प्राप्त किया जाता है। अब कोयले के अयस्क देखो, पहला एंथ्रेसाइट, दूसरा बिटुमिन, तीसरा लिग्नाइट, और चौथा है पिट। ये 4 हैं जो कोयले के अयस्क हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पिट। जिसमें एंथ्रेसाइट कोयला होता है ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है, और जो पिट होता है वो सबसे लो क्वालिटी का कोयला होता है। ये इसका अवरोही क्रम है, क्वालिटी का अवरोही क्रम है, घटता क्रम है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला है एंथ्रेसाइट, उसके बाद है बिटुमिन, उससे कम क्वालिटी लिग्नाइट की है, और सबसे खत्म कोयला रहता है पिट। नाम ही पिट है, पिट गया बेचारा। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14वां। मलेरिया होता है बैक्टीरिया से, वायरल संक्रमण से, पैरासिटिक संक्रमण से, और फंगल संक्रमण से। बताओ बैक्टीरिया किससे होता है? तो भाई लोगों, बैक्टीरिया की सीधी सी बात है, बैक्टीरिया वायरल संक्रमण से होता है। किससे होता है? वायरल संक्रमण से। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत के सबसे बड़े मिट्टी का वर्ग है। ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी बलुई मिट्टी, और ऑप्शन डी पहाड़ी मिट्टी। ये जो 2004-05 में क्वेश्चन सेट हुए हैं एनवायरनमेंट के, ये किसी ज्योग्राफी के टीचर ने सेट किया है, और या तो उसकी वाइफ से झगड़ा था 100%, या उसने दारू पी रखी थी, या फिर वो बहुत बड़ा सनकी था। एक भी एनवायरनमेंट का क्वेश्चन नहीं सेट किया, सारे के सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन सेट करती है। बेचारा ज्योग्राफी वाला जेआरएफ लेके बैठ गया सारी सभी जगह। ऐसा नहीं करना चाहिए यार, दारू पी के मत आया करो यार पेपर सेट करते टाइम। ठीक है। तो यहां पर देखो सबसे ज्यादा पाई जाती है काली मिट्टी का वर्ग, यहां पर सबसे ज्यादा काली मिट्टी का वर्ग पाया जाता है। अब थोड़ा सा आगे चलो, सॉल्यूशन दिखा देता हूं। हर समस्या का समाधान है हमारे पास। मिट्टियों का अवरोही क्रम भारत में देखो, ये 2 तरीके के वर्ग बनते हैं। सबसे ज्यादा काली जलोढ़ मिट्टी, फिर काली मिट्टी, फिर लाल मिट्टी, फिर लेटेराइट मिट्टी। ये क्या है? अवरोही क्रम है बिल्कुल। दूसरी साइड है सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी, फिर लाल पीली मिट्टी, फिर काली मिट्टी, और फिर लेटेराइट मिट्टी। ये भी इसका अवरोही क्रम है। ध्यान रखना, यदि काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी देता है ऑप्शन में, बिल्कुल सपोज दैट इस तरीके का ऑप्शन दे दिया, इस जलोढ़ को हटा दिया, और इसके नीचे के 3 ऑप्शन दे दिया, और चौथा कोई भी मरुस्थलीय मिट्टी दे दी। अब बताओ सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी है, फिर लाल पीली मिट्टी है, फिर काली मिट्टी है, फिर लेटेराइट मिट्टी है। और यदि लाल पीली की जगह केवल लाल मिट्टी आती है तो सबसे ज्यादा लाल जलोढ़ मिट्टी है, फिर काली मिट्टी है, फिर लाल मिट्टी है, फिर लेटेराइट मिट्टी है। ठीक है। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पर। अधोलिखित आवर्ती दायरे में मानव कान अत्यधिक संवेदनशील होता है। ये क्वेश्चन आप साइकोलॉजी से सही कर सकते हो, अपनी खुद की साइकोलॉजी से। ठीक है। ये क्वेश्चन सेट किया था किसी ने भी, वो बेटा किसी के चक्कर में आया हुआ था, या तो उसकी वाइफ ने ज्यादा प्यार कर दिया था, या उसकी गर्लफ्रेंड ने ज्यादा खुश कर दिया था उसको। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वो या तो प्यार में पागल था, या फिर और तो हो ही नहीं सकता कुछ इसके अलावा। यदि और किसी में पागल होता तो ज्योग्राफी वाला जो एनवायरनमेंट के क्वेश्चन पूछा है ना उस तरीके से करता, लेकिन ये प्यार में पागल था। इसने क्या किया? शुद्ध बुद्ध खो दी। क्या कर दी? अपनी शुद्ध बुद्ध खो दी सारी की सारी। तो आप भी प्यार में पागल मत हो जाना, वरना इसी तरीके से ऑप्शन सेट करोगे 1, 2, 100, 50, 100, 500, 10, 12, 13, 16। थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो क्वेश्चन को सही कर दो क्या, चाहे पढ़ के मत जाओ। देखो
आवर्ती दायरे में मानव कान अत्यधिक संवेदनशील होता है। 1-2 में तो नहीं होता, 100 से 500 के बीच में भी नहीं होता, 10 से 12 ये भी कम है, 13 से 16 ये सही है। ठीक है, ये है प्यार का कमाल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय समुद्री तटीय जल के प्रदूषण का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए तेल का फैल जाना, ऑप्शन बी नगर पालिका द्वारा कूड़ा विसर्जन, ऑप्शन सी औद्योगिक बहिस्राव, ऑप्शन डी वायु विलय। बताओ, ये क्वेश्चन भी किसी ऐसे कैंडिडेट ने सेट किया था, वो भी दारू पी रखा था, दारू नहीं पी रखा सॉरी, वो उसका प्यार का मामला था, कुछ ज़्यादा ही सीरियस प्यार था और कुछ खुशी का काम हो गया था, या तो शादी कन्वर्ट हो गई होगी या फिर दोनों के मिलने का टाइम फिक्स हो गया होगा, सरप्राइज मिला होगा कि चलो डेट फिक्स करते हैं अपन। तभी क्या है, इतने प्यारे क्वेश्चन सेट कर सकता है कोई आदमी, बहुत ही ज़्यादा खुशी का काम होता है ना, तब ऐसे क्वेश्चन सेट करता है, इतने सिंपल क्वेश्चन। अदरवाइज वही इन्वायरमेंट में ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछा ना, इस तरीके से काम करता है, बिल्कुल उल्टे काम, कहीं कोई लेना देना नहीं है, वो काम कर रहा है। और ये है कुछ ज़्यादा ही प्यार का काम। देखो, इसका सही आंसर है तेल का फैल जाना। भारतीय समुद्री तट के तटीय जल के प्रदूषण का मुख्य कारण है, क्या होता है कि भारत की जितनी भी तेल शोधनशालाएं हैं, जितनी भी रिफाइनरी हैं, वो समुद्र तटीय क्षेत्रों पर है। भारत की जितनी भी रिफाइनरी हैं, 1-2 को छोड़ के, जैसे उत्तर प्रदेश में एक रिफाइनरी है उसको छोड़ दो, बाकी मोस्टली जितनी भी रिफाइनरी हैं वो समुद्र तटीय क्षेत्रों में। अब सारी रिफाइनरी समुद्र तटीय क्षेत्रों में क्यों? अंदर भी तो हो सकती थी भाई, बहुत सारी जगह है भाई, अंदर हो स्थापित करके करेंगे क्या? क्योंकि भारत में तेल तो निकलता ही नहीं है, सारा तेल विदेशों से आयात किया जाता है, विदेशों से जहाज़ों से आयात होके आया, उसके बाद क्या करते हैं, तटीय क्षेत्रों में रिफाइनरी मशीन लगी हुई होती हैं जो उसका शुद्धिकरण करती हैं, और फिर हम गाड़ी में पेट्रोल पंप के द्वारा डलवा के लेके आते हैं, फिर चलाते हैं, मौज मस्ती से लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। तो ये है इसकी आंसर की, देख लेना चाहो तो, मन करे तो, ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर रहा मैं आंसर की देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है जाड़ों के दिनों में बादलों वाली रातें बिना बादलों वाली रातों की तुलना में गर्म होती हैं, इसका कारण है। जाड़े के दिनों में बादलों वाली रातें बिना बादलों वाली रातों की तुलना में गर्म होती है, इसका कारण है। पहला, बादल पृथ्वी की ओर गर्मी का विकिरण करता है। दूसरा, बादल पृथ्वी से गर्मी के विकिरण को रोकता है। तीसरा, बादल आकाश में शीतलहर को पृथ्वी पर उतरने से रोकता है। और चौथा, ऑल ऑफ दिस। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो भाई लोगों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, वो केवल एक शब्द का है, मात्र एक शब्द का, और वो शब्द है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने आज सॉल्व करवा दिया 2014 का पेपर। कब का? 2014 का। लाइट डिम हो गई ना थोड़ी सी, कहाँ से क्या होगा यार इसका, ये भी मज़ा ले लेता है कई बार लैपटॉप भी। करो सही लाइट। मैंने एक दिन इसके साथ छेड़खानी कर दी, नाराज़ हो गया ये मेरे से। ठीक है, अब देखो, मेरा खुद का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप का टारगेट ही केवल JRF है। उस व्हाट्सएप ग्रुप का टारगेट ही केवल JRF, वो व्हाट्सएप ग्रुप केवल JRF के लिए, नेट के लिए नहीं है। वो केवल वो व्हाट्सएप ग्रुप जन्म ही JRF के लिए है। उसमें जुड़ोगे तो JRF ही होगा, नेट का तो कोई टारगेट नहीं है उस ग्रुप का। ठीक है, तो यदि आप ऐसे ग्रुप में जुड़ना चाहते हो फर्स्ट पेपर में 75% प्लस से मार्क्स लाने के लिए, तो प्लीज़ ज़रूर जुड़ें। इन सभी क्वेश्चंस की PDF लेना चाहते हो तो भी प्लीज़ कांटेक्ट करें। देखो, मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में क्या क्या करवाऊंगा। इन्वायरमेंट के प्रैक्टिस क्वेश्चन 400, कंप्यूटर के प्रैक्टिस क्वेश्चन 470, टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस क्वेश्चन 390, रिसर्च एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस क्वेश्चन 400, कम्युनिकेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन 300, हाई एजुकेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन
350, रीजनिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चन 1000 प्लस, लॉजिकल रीजनिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चन 500 प्लस, DI 100 प्लस। और ये सारे के सारे क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन के साथ हैं, 4 शब्दों वाले नहीं, इनके साथ डिस्क्रिप्शन है, हर एक क्वेश्चन के साथ डिस्क्रिप्शन है। जैसे यहाँ पर था ना डिस्क्रिप्शन साथ में, एक क्वेश्चन के नीचे पूरा डिटेल से दे रखा हूँ, इस तरीके से डिस्क्रिप्शन है साथ। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप एक साथ एक बार याद कर लोगे ना सही ढंग से, किसी का बाप नहीं है जो आपका 75% से कम स्कोर कर देगा, ऊपर जाएगा, 100% जाएगा इन क्वेश्चनों का आप रट दोगे तो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऑल ओल्ड पेपर 2004 से लेकर दिसंबर 2019 तक के सारे पेपर सोल्व कराऊंगा, वो भी इसी तरीके से फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। ठीक है, जिसमें जून 2019 और दिसंबर 2019, जो 2019 में ऑनलाइन पेपर हुआ था जून में दिसंबर में, उसके टोटल 30 पेपर हैं जो भी डिस्क्रिप्शन के साथ सोल्व करवाऊंगा। ये सारा मैं कहाँ सोल्व करवाऊंगा? उस व्हाट्सएप ग्रुप में रेगुलर PDF डाल के, डेस्क्रिप्टिव PDF डाल के, ऑब्जेक्टिव PDF डाल के। ठीक है, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़े आप, मेरे से कांटेक्ट करें आप, 100% जेआरएफ होगा आपको। ठीक है, और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ढेर सारे वीडियोस देखें, कमेंट करें। ठीक है, बाय।